नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न जो होंगे आपके हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जिसको आप बोलते हैं। तो उसके लिए आपको किस प्रकार से प्रश्नों को लिखना है और जो हेडिंग वगैरह है वो किस तरीके से बनाना है, कितने शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को कहना है, कितने पेज भरने हैं, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और ये एक प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं क्लास 1 2 3 इस प्रकार से। तो जो आपका पेपर होगा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपको प्लेन मतलब कोरा पेज मिलेगा, उसमें आपको ये लाइनें भी नहीं मिलेंगी। आपको स्केल से लाइन ड्रॉ करके दोनों तरफ और फिर अपनी बातों को लिखना है, इसलिए मैंने इनको बीच में रखा है। ठीक है, ना ज्यादा इधर किया है ना ज्यादा उधर किया है। तो जो बच्चे हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। और जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले, ये पहली क्लास है एचपीएससी की, तो पहला ही प्रश्न मैं लेकर आई हूँ रघुवीर सहाय से संबंधित कि उनके काव्य वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। आपके पास 18 प्रश्न आएंगे, 18 में से आपको कोई भी 15 प्रश्न करने हैं। और उनमें आपको बताया जाएगा कि भाई कितना मतलब जैसे कि कोई प्रश्न हो गया 10 नंबर का, ठीक है, तो एक प्रश्न को वो दो भागों में बांट सकते हैं, 5 5 नंबर के भी कर सकते हैं। तो बताएंगे कि 5 अंक का जो प्रश्न है वो आपको कितने शब्दों में लिखना है, 10 अंक का है वो कितने शब्दों में लिखना है। तो इस तरीके से शुरुआत करते हैं ज्यादा समय खराब न करते हुए। श्री रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार होते हुए भी समकालीन हिंदी कविता के एक सशक्त कवि माने जाते हैं। ठीक है, समकालीन हिंदी कविता के पेशे से पत्रकार हैं परंतु एक सशक्त कवि भी हैं। इन्होंने लघु की महत्ता को स्वीकार किया है। लघु मतलब जो छोटी से छोटी चीज है उस पर प्रकाश डाला है। इनके काव्य काव्य वैशिष्ट्य को दो आधारों के माध्यम से समझा जा सकता है। अब देखो हमने यहाँ थोड़ा डायग्राम बना दिया तो दूर से स्पष्ट होता है। जो भी आपका परीक्षक होगा उसके दिमाग में ये चीज अवश्य घुसेगी कि हाँ बच्चे को कुछ आता है। आप इसको सिंपल तरीके से भी लिख सकते थे परंतु जैसे ही आपने थोड़ा डायग्राम बना दिया तो जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी को चेक करेगा उसके लिए ये बहुत फायदेमंद होगी चीज समझने में। तो देखते हैं भाई, दो भाग हैं इनके काव्य वैशिष्ट्य के, अनुभूतिगत पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। अनुभूतिगत पक्ष जिसको हम काव्य की आत्मा बोलते हैं। किसी भी कवि के काव्य के अनुभूति वैशिष्ट्य का संबंध उसके काव्य में निहित आंतरिक विशिष्टताओं से होता है। विशेषताएं भी आप कर सकते हैं, आंतरिक विशिष्टताओं से होता है, जैसे आपके अंदर शरीर के अंदर आत्मा है। यही कारण है कि अनुभूति परक पक्ष को काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है। रघुवीर सहाय की कविताओं के अध्ययन के पश्चात इनके काव्य के अनुभूति पक्ष की निम्नलिखित विशिष्टताएं दृष्टिगोचर होती हैं। अब सबसे पहला पॉइंट बनाया मैंने मानवतावाद। आप या ब्लू पेन या ब्लैक पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, बस आपकी जो हेडिंग है वो थोड़ी हाईलाइट होनी चाहिए। लाइन खाली छोड़ दीजिए, इधर से थोड़ा खाली छोड़ दीजिए, खुले खुले अक्षर लिखिए सुंदर राइटिंग में। अब देखते हैं मानवतावाद को उन्होंने किस प्रकार से अपनी कविताओं में उकेरा है। रघुवीर सहाय की सारी लड़ाई जनता के लिए है, मनुष्यता के लिए है, जीवन समाज के बुनियादी सरोकारों के लिए है। अब यही बात हम एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। उनकी एक कविता है, उसका यहाँ पहरा मैंने रखा है, आपको भी इसी प्रकार से कोटेशन डालनी है। बिना कोटेशन के आपका क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा। तो देखते हैं, मुझे शक है टूटते हुए समाज का रोना जो रोते हैं, उनके कल और परसों के आंसुओं का प्रमाण मेरे पास लाओ। मुझे शक है ये टूटते समाज में हिस्सा लेने आए हैं, उसे टूटने से रोकने के लिए नहीं। ठीक है, कि जो टूटते हुए समाज का रोना जो रो रहे हैं उनके आंसुओं का प्रमाण मेरे पास लाओ। मुझे तो शक है उन पर कि ये टूटते समाज में केवल हिस्सा लेने आए हैं, न कि उसे रोकने के लिए आए हैं। दूसरी इनके जो काव्य वैशिष्ट्यता की जो विशेषता है वो है रूढ़ि विरोधी। अपनी कविता तोड़ो में अपने रूढ़ि विरोधी विचार प्रकट करते हुए कहते हैं,
तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टानें, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। तो बिल्कुल मैंने सिंपल लाइनें रखी हैं जो आपके याद हो सके। ऐसे ऊट पटांग शब्दों का प्रयोग जहां इन्होंने किया है वो मैंने दूर ही रखे हैं, और केवल आसान आसान कविताओं के पैराग्राफ यहाँ पर रखे हैं जो आपके उत्तर के हिसाब से सटीक हैं। अब अगली विशेषता है राजनीतिक चिंतन। राजनीतिज्ञों की बढ़ती जाति से परेशान होकर वे अपनी कविता नई जाति में लिखते हैं, जीवन में सत्ता के चरणों में किंतु वे आस्थावान चढ़े जा रहे हैं, जिन्हें सचमुच जीवन में आस्था है उनको धकेलते। कि वास्तविक रूप से जिनके जीवन में आस्था है उनको तो धकेल रहे हैं, और जो झूठे हैं वो परवान चढ़ रहे हैं। अगली विशेषता है नारी की पीड़ा की अभिव्यक्ति। अब आपको ये चारों पॉइंट याद नहीं होते हैं तो इनमें से आप एक कम कर सकते हैं, उसकी जगह आप कोई दूसरा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष दोनों के बीच चार चार पॉइंट रखे हैं। तो चौथा पॉइंट है हमारा नारी की पीड़ा की अभिव्यक्ति। अपने कविता स्त्री में वे स्पष्ट करते हैं कि नारी का हंसता हुआ शरीर सभी को आकर्षित करता है, परंतु अपने जीवन में पीड़ाओं व कष्टों को सहन करती है। कि जो एक नारी होती है वह अपने जीवन में पता नहीं कितने ही दुख दर्दों को झेलती है और हंसती है, उसका हंसता हुआ शरीर सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। पीठ इधर करते ही उसके जीवन के 10 बरस और दिखे, हर स्त्री के गर्भ में रहते हैं उसके आने वाले क्लेश। तो ये कोटेशन भी आप जरूर याद करें। अब इनका जो अनुभूति पक्ष हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अभिव्यक्तिगत। ठीक है, अभिव्यक्तिगत वैशिष्ट्य जो हमें दिखता है, अनुभूति वाला हमें दिखता नहीं, जैसे भावनाएं दिखती नहीं है, परंतु यदि हमें शरीर पर चोट लग जाती तो वो हमें दिखती है, शरीर का भाग दिखता है। तो अभिव्यक्ति पक्ष होता है बाहरी सुंदरता, काव्य की बाहरी सुंदरता की भाई भाषा कैसी है, बिंब कैसे हैं, अलंकार कैसा है, गुण कौन सा है। देखते हैं अनुभूतिगत पक्ष यदि काव्य की आत्मा है तो अभिव्यक्तिगत पक्ष काव्य का शरीर है। रघुवीर सहाय के काव्य के अभिव्यक्तिगत पक्ष की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है भाषा। भाषा कैसी रखी देख लेते हैं। रघुवीर सहाय के काव्य की भाषा में उनकी अभिव्यक्ति की समर्थता है, कि उनकी जो भाषा है वो जो कहना चाहते हैं उसमें वह समर्थ है, सक्षम है, मतलब सफल है। इनकी भाषा सरल सहज रोचक भावपूर्ण धारा प्रवाह व प्रखर है। प्रखर मतलब तेज है, चोट करने वाली है। इनकी भाषा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है, द्रष्टव्य देखने योग्य। हमारी हिंदी एक दुहाजू की बीवी है, बहुत बोलने वाली, बहुत खाने वाली, बहुत सोने वाली, गहने गढ़ाते जाओ सर चढ़ाते जाओ। ये हिंदी के बारे में बात हो रही है, यहाँ इनकी भाषा को हम देख सकते हैं। अगला पॉइंट है अभिव्यक्ति पक्ष का काव्य गुण। रघुवीर सहाय काव्य गुणों की अपेक्षा प्रतीक व बिंब पर अधिक ध्यान देते हैं, परंतु फिर भी अनायास रूप से उनके काव्य में माधुर्य प्रसाद व ओज गुण आ जाते हैं। प्रसाद गुण तो सर्वत्र विद्यमान है, जैसे उदाहरण है हंसो हंसो जल्दी हंसो इससे पहले कि वे चले जाएं, उनसे हाथ मिलाते हुए नजरें नीची, उनको याद दिलाते हुए हंसो कि तुम कल भी हंसे थे। ठीक है, तो ये इनका काव्य गुण हो गया। अब आता है अलंकार योजना। स्वातंत्रोत्तर कवि अलंकारों के प्रति उदासीन ही रहे हैं, कि स्वतंत्रता के बाद वाले जो कवि हैं वो अलंकारों की तरफ आकर्षित नहीं हुए, उन्होंने बहुत कम अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया है, परंतु फिर भी अनायास ही उनके काव्य में अलंकार आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से रघुवीर सहाय जी भी अलंकारों के प्रति विशेष मोह नहीं रखते,
फिर भी उनकी कविताओं में अनेक शब्द व अर्थालंकारों का प्रयोग हुआ है, कि शब्दालंकारों का भी हुआ है और अर्थालंकारों का भी। जैसे अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हमें देखने को मिलता है इनकी कविता में, रूखी रोटी खाऊंगा, यहाँ रै वर्ण की आवृत्ति हो गई। पुनरुक्ति प्रकाश, प्यारी प्यारी औरतें हमेशा बक बक करती रहती हैं, तो यहाँ प्यारी प्यारी में और बक बक में पुनरुक्ति प्रकाश है। फिर है उपमा, देह पर जो लता सी लिपटी, इसमें लता से में उपमा अलंकार है की तुलना की जा रही है। अगला पॉइंट है अभिव्यक्ति पक्ष का बिंब। स्वातंत्रोत्तर कवियों का बिंब चित्रण बड़ा प्रभावशाली है। देखो अलंकारों के प्रति स्वातंत्रोत्तर जो कवि हैं उनका मोह नहीं है, परंतु बिंब के प्रति है। रघुवीर सहाय जी भी अपनी अभिव्यक्ति के लिए बिंबों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। जैसे दृश्य बिंब का उदाहरण है, चांदनी रात को मैदान में खुले मवेशी आकर चरते रहते हैं। नाद बिंब, नाद बिंब का आपको पता है ध्वनि से संबंधित है, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। श्रव्य बिंब, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। अनुभूति परक बिंब, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, यदि आपको याद रहे तो कर भी लेना। अनुभूति परक बिंब है, और प्रभु यह तुम्हारी दया नहीं तो और क्या है। बिल्कुल आसान है, तो यहाँ पर मैंने 4 बिंब रखे हैं, आसान आसान। और लास्ट में हम जो निष्कर्ष डालेंगे वो लिखेंगे, इस प्रकार कहा जा सकता है कि रघुवीर सहाय जी के काव्य का अभिव्यक्ति पक्ष भी उनके अनुभूति परक पक्ष की तरह सशक्त तथा सुदृढ़ है। उन्होंने अपनी भाषा की सरलता, सहजता व संप्रेषणता के लिए अनेक प्रयोग किए हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रयोग किए हैं, उनमें से कुछ प्रयोग हमने पढ़े हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये प्रश्न है समाप्त होता है। एक बार दोबारा देख लीजिए, रिपीट करके देख लीजिए, आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते चले, क्योंकि मैं डेली एक प्रश्न करवाऊंगी और आपको वही अच्छे से याद करना है। ठीक है, आज हमने रघुवीर साहे को पढ़ा है, कल हम तुलसीदास जी को पढ़ेंगे, उससे अगले दिन हम मुक्ति बोध को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारे धीरे धीरे सारे प्रश्न हो जाएंगे, और इनकी जो कोटेशन है वो भी याद हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि किस कवि का किसके प्रति रुझान रहा है, उसने अपनी कविताओं में क्या उकेरा है, और वो आज प्रासंगिक क्यों है। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ, और आशा करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो। धन्यवाद।